Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover one very important essay question for your upcoming examination. This is from Hamlet and we are going to discuss this very popular soliloquy, to be or not to be, that is the question. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. And for RTC help, you can watch these two videos, how to write RTC answers plus most important RTCs. ये दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखिए, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। MEG 02 का क्वेश्चन फॉर्मेट होता है दैट इज RTC प्लस essay। तो RTC की हेल्प तो आपको प्रीवियस दो वीडियो से मिल जाएगी एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 5 essay questions videos, concept of characterization, Elizabethan tragedy, Renaissance spirit, morality play, फीचर्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। ये 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ऐसे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना 6th ऐसे क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्ले हैमलेट से लिया गया, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट ऑफ ननरी सीन। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं किस तरीके से आपको आंसर स्टार्ट करना है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन हैमलेट इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। या कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन आपको हैमलेट से आए, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वीडियो। हैमलेट का डिलेमा अगर आपको शो करना है, हैमलेट का प्रोक्रास्टिनेशन अगर आपको शो करना है, तब भी आप इस आंसर को यूज कर सकते हैं थोड़ा मोल्ड करके। ट्राई टू एक्ट स्मार्टली एज पर दी वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन। बेसिक कंटेक्स्ट उस पर्टिकुलर प्ले का आपको पता होना चाहिए। तो हम मानकर चलते हैं कि आपको टू बी और नॉट टू बी का डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कैसे शुरुआत करेंगे। जल्दी से जंप मत करिए मीनिंग की तरफ, पहले प्ले का इंट्रोडक्शन दीजिए, प्ले राइट का इंट्रोडक्शन दीजिए। इस तरीके से आप प्ले का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले है, कितने वर्ड्स हैं उसमें, 29551। ये प्ले कहाँ पर सेट है, डेनमार्क में। द प्ले डिपिक्ट्स प्रिंस हैमलेट एंड हिज अटेम्प्ट्स टू एग्जैक्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। कब लिखा गया था, दैट ऑल्सो यू शुड राइट। जिस भी प्ले राइट को आप लोग पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर ज़रूर याद रखिए, उनकी एरा याद रखिए, कौन सी एरा में वो राइटर पॉपुलर था, और कुछ एडजेक्टिव्स, वेरी रिनाउंड राइटर, वेरी पॉपुलर राइटर, वेरी प्रोलिफिक राइटर, इस तरीके के कुछ वर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं। राइटर्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए आप लोग इस तरीके के कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ही वॉज अ वेरी engaging writer who used to write gracefully. He was a very captivating writer who used to write magnificently, canonical, delightfully, resourceful, exquisitely. इस तरीके के कोई भी कॉम्बिनेशंस को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड इंटैक्ट रखनी है टू राइट दी आंसर्स। यू आर राइटिंग दी आंसर्स फॉर अ मास्टर्स एग्जाम नाउ। अब आपने हैमलेट का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, कब पब्लिश हुई थी और किस एरा की थी, और राइटर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा समराइज करिए प्लॉट को। हैमलेट इज शेक्सपियर्स मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पजलिंग प्ले। बेसिक, इट फॉलोज द फॉर्म ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, दैट ऑल्सो वी नो। रिवेंज ट्रेजेडी का भी एक वीडियो है, आपको इसी ऐसे लिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी देखिए, वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवेंज ट्रेजेडी इन विच द हीरो हैमलेट सीक्स वेंजेंस और रिवेंज। रिवेंज वर्ड एक बार यूज हो गया तो उसको दोबारा यूज करने की जगह उसका सिनोनिम यूज करिए। अगेंस्ट, रिवेंज किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट हिज फादर्स मर्डरर जिनका नाम था क्लॉडियस। नाउ द किंग ऑफ डेनमार्क, क्लॉडियस अब क्या है, अब किंग ऑफ डेनमार्क है, and much of its fascination however lies in its certain uncertainties. हैमलेट प्ले की और हैमलेट कैरेक्टर का जो फैसिनेशन है, जो अट्रैक्शन पॉइंट है, दैट लाइज इन द अनसर्टेनिटीज दैट ही गोज थ्रू। हैमलेट जी को रिवेंज तो लेना है बट ही इज नॉट श्योर कि लेना है या नहीं लेना है, और रिवेंज लेना है तो कब लेना है। तो उन सभी अनसर्टेनिटीज पर ये पूरा प्ले बेस्ड है।
से पहले की भी कुछ इवेंट्स को बताएंगे। जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है तब कुछ एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। Events before the starts of the Hamlet set the stage of the tragedy. King of Denmark जो कि हैमलेट के फादर थे, प्रिंस हैमलेट के फादर, उनकी सडनली डेथ हो जाती है और हैमलेट की मदर गर्ट्रूड बहुत ही जल्दबाजी में नए किंग के साथ शादी करती हैं. This factor basically, not the death of the father, but the factor that why the mother is getting married. This is a haste marriage. Why she is getting married in so much of hurry. This is something which gives birth to all the doubts, all the suspicions of Hamlet. Obviously कोई भी डिस्ट्रॉट होगा और हैमलेट जी भी डिस्ट्रॉट हैं, बहुत परेशान है अपनी इस पेन से, अपने इस ग्रीफ से. At the start of the play, Hamlet is confronted by his father's ghost. प्ले के शुरुआत में ही डेड किंग के गोस्ट आकर, दिस इज अ प्ले सो वी नीड टू बिलीव इन सुपरनैचुरल थिंग्स, गोस्ट आकर हैमलेट को इन्फॉर्म करते हैं दैट द किंग वॉज मर्डर्ड बाय किंग्स ओन ब्रदर. दैट मीन्स कि गोस्ट कहते हैं आई वॉज मर्डर्ड बाय माई ओन ब्रदर, दैट इज अंकल क्लॉडियस, हु हैज इनहेरिटेड द थ्रोन एंड मैरिड हिज विडो. तो ऐसी बात आकर हैमलेट के पापा का गोस्ट हैमलेट को बताता है और उनको प्रोवोक करता है रिवेंज लेने के लिए. अब हैमलेट के दिल में भी है कि फादर की डेथ हुई है और मदर की बड़ी हेस्टी मैरिज हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका. बट द ट्रबल इज कि हैमलेट इज कर्स्ड विद एन इंट्रोस्पेक्टिव नेचर. कुछ ज्यादा ही सोचते हैं हर चीज के बारे में. ही इज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन. He cannot decide whether to turn his anger outward or on himself. तो किस तरीके से अपने उस गुस्से को, अपने उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालें, कैसे कंफर्म करें कि बदला लेना भी है या नहीं लेना है, लेना है तो किस तरीके से लेना है, गोस्ट पर ट्रस्ट करें भी या नहीं करें. बहुत बार इनफैक्ट वो ये भी सोचते हैं कि उस गोस्ट पर ट्रस्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. द थिंग इज कि शेक्सपियर ने अपने हीरो को या फिर अपने इस कैरेक्टर को, प्रोटैगनिस्ट को रिप्रेजेंट ही ऐसे किया है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं लगते, डज नॉट प्रेजेंट एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. बहुत मेलनकलिक नेचर है, बहुत सोचते हैं, उनका टेम्परामेंट सोचने वाला है, विच मेक्स हिम वल्नरेबल टू थॉट्स ऑफ सुसाइड. बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने दुश्मन के सामने भी और अपनी खुद की थॉट्स के सामने भी इतने कमज़ोर कि सुसाइड कंटेम्पलेट करने लगते हैं. वो इमोशनल पेन जो है उनके अंदर का, उनको ओवरपावर करने लगता है एंड ही इज़ मोर इंक्लाइंड टू क्लच ऑन हिज ट्रबल्स, अपनी ट्रबल्स को पकड़ के रहना रादर देन टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम. दिस इज व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन इज. यहाँ पर उनका प्रोक्रास्टिनेटेड नेचर आएगा. तो आप इस आंसर को प्रोक्रास्टिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बीच बीच में आपको प्रोक्रास्टिनेट वर्ड को यूज करना पड़ेगा. द डिमांड ऑफ हिज फादर्स गोस्ट टू सीक वेंजेंस, रिवेंज ऑन क्लॉडियस वुड हैव बीन टेकन एज अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय मैन ऑफ एक्शन. अगर कोई मैन ऑफ एक्शन होता, जैसे कि हमने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में बहुत रिवेंज देखे हैं कि रिवेंज जब होता है तो रिवेंज इज द ओनली पर्पस, देयर इज नो सेकेंड थॉट. तो ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ सेकेंड थॉट. सेकेंड थॉट क्या, उन्होंने 7 थॉट्स दिए थे. देवर टोटल 7 सोलिलोक्विज जहां पर वो सोचते रहते हैं कि टू किल और नॉट टू किल. हमारी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज हो रही हैं तो इस तरीके का कोई डायलॉग होता है या कोई एक्शन प्लान होता है अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए. आज नहीं तो कल मैं बदला लेकर रहूंगा. आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज. कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे हमें उस हीरो में बड़ा ही ट्रस्ट हो जाता है कि ये हीरो तो बदला लेकर ही रहेगा. अब आते हैं अपने सोलिलोक्वी की तरफ. दिस सोलिलोक्वी इज एक्चुअली अबाउट लाइफ एंड डेथ. हमारे हेमलेट कंटेम्पलेट करें लाइफ को, डेथ को. लाइफ चूज करें या डेथ चूज करें, टू बी और नॉट टू बी, मीन्स टू लिव और नॉट टू लिव, और टू लिव और टू डाई. अपने आप से डिस्कस करती हैं अपनी पेनफुल, अपनी मिजरेबल सिचुएशन को और ह्यूमन लाइफ को. डेथ को कंटेम्पलेट करते हैं, डेथ स्पेसिफिकली इन फॉर्म ऑफ सुसाइड एट प्रेजेंट, कि क्या प्रेफरेबल रहेगा.
Would it not be for the fearful uncertainty of what comes after death? अब वो थोड़ा सा डेथ को भी कंटेम्पलेट करें कि ठीक है, मरने के बाद शायद इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए जो एट प्रेजेंट है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है वो तो किसी ने नहीं देखा। उसके बाद किस तरीके की ट्रबल्स फेस होगी, दैट इज ऑल्सो वेरी मच अनसर्टेन। अब बात करते हैं अपने सोलिलोक्वी की। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। द टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी अपीयर्स इन एक्ट 3 सीन 1। ये आपको याद रखना है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। इस सीन को पॉपुलरली ननरी सीन भी कहा जाता है, जहाँ पर हैमलेट अपनी डेथ, अपनी सुसाइड को कंटेम्पलेट कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली वंडर करते हैं कि क्या प्रेफरेबल होगा सुसाइड कमिट करना। सुसाइड कमिट करने से सारी पेन, सारी एगनीज जो कि जिंदा रहने के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सब कम तो हो जाएंगी फॉर श्योर, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि शुड आई गो फॉर सम काइंड ऑफ एक्शन, टेक सम आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स। क्या मुझे कुछ हथियार उठाने चाहिए अपनी ट्रबल के अगेंस्ट, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और शुड आई जस्ट स्लीप। उनकी थॉट्स थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं जब उनको ऐसा लगता है कि मरकर कोई वापस तो आया नहीं, किसी ने कभी नहीं बताया कि लाइफ के उस पार क्या है। No traveler returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of। तो हम एक ऐसी जगह पर जाने की सोच रहे हैं मरने के बाद जिसको किसी ने देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है तो हाउ कैन वी से कि मरने के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, हाउ कैन वी से दैट। So his thoughts shift once more. He considers how what happens after death is an unknown mystery. How the uncertainty that lies ahead is something that all humans fear. सब लोग डरते हैं ना मरने से। They fear it so much that they are willing to face the miseries in that comes with life, such as tyrant oppressor, a pompous man's vanity, the aches of love, delayed justice, mundaneness of routine work. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ। किसी के लिए शायद कोई बहुत टायरेंट ऑपरेसर है, एक पर्सन है जिसको अपनी वैनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, अपने प्राउड का बहुत ज़्यादा ख्याल है और किसी वजह से शायद उसका प्राउड खतरे में, शायद प्यार से रिलेटेड ट्रबल्स हैं, लोगों को डिलेड जस्टिस से रिलेटेड ट्रबल्स हैं, अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सबकी लाइफ में परेशानियां हैं। क्या सब लोग मरना ही कंटेम्पलेट करते हैं? Humans would rather spend this tired, miserable life than confront death and its terrifying unknown worlds. बाकी humans भी तो बहुत सी परेशानियों में जिंदा रहते हैं, लाइफ को फेस करते हैं, क्योंकि डेथ के बाद क्या है दैट इज क्वाइट अननोन टू एवरीवन। अगर आप इस प्ले को अच्छे से समझना चाहते हैं और अभी तक पूरा प्ले नहीं पढ़ पाए देन गो वॉच द मूवी हैदर। देखिए टू बी और नॉट टू बी के कॉन्ट्रास्ट में भी एक डायलॉग है, हर डायलॉग के कॉन्ट्रास्ट में एक डायलॉग है इस मूवी में, जिससे आपको पूरा प्ले अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्ट में कैरेक्टर्स है। दिल की अगर सुनूं तो तू है, दिमाग की सुनूं तो तू है नहीं, जान लूं कि जान दूं, मैं रहूं कि मैं नहीं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या कंक्लूजन निकलता है उस पूरे सोलिलोक्वी का? एक बहुत ही सॉम्बर, बहुत ही सिंपल सोलिलोक्वी है जिसमें हैमलेट ने अपनी परेशानियों को कंटेम्पलेट किया है एंड ही इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड दैट ही कंटेम्पलेट्स इवन सुसाइड एंड डेथ इन जनरल। ऑल्दो एक अच्छा कंक्लूजन दिया गया है कि डेथ इज नॉट अ सोल्यूशन टू द इश्यूज ऑफ लाइफ। I hope this video will help you out to appear for your upcoming examination. For the detailed studies, you can join the classes to cover all the topics in a discussion mode during the live sessions. Can click the link given in description to get connected to us for admission in the academy. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback on this video.